अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। प्लीज कंफर्म ऑडियो वीडियो एंड बोर्ड फाइल। थैंक यू जी, आई एम गुड, थैंक यू। चलें जी, लेट स्टार्ट। जी, स्टार्ट करने से पहले क्विकली रीजनेबल एश्योरेंस एंड लिमिटेड एश्योरेंस को देख लें। अगर इसमें किसी तरह की कंफ्यूजन है तो वी कैन डिस्कस। इसमें हमने एश्योरेंस को डिस्कस किया था और हमने बात की थी कि एश्योरेंस जो है इट इज क्रेडिबिलिटी या कॉन्फिडेंस। ऑडिट की टर्मिनोलॉजी में हम इसे एश्योरेंस कहते हैं। सो ऑडिटर जो है या प्रैक्टिशनर जो है वो एश्योरेंस देता है। एश्योरेंस के दो लेवल्स होते हैं। एक रीजनेबल एश्योरेंस होती है जो हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होती है और ये ओपिनियन की फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है। दूसरी लिमिटेड एश्योरेंस होती है जो कि मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है और ये कंक्लूजन की फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है। जो ओपिनियन है रीजनेबल एश्योरेंस के केस में, उसकी जो वर्डिंग होती है या एक्सप्रेशन जो होता है वो पॉजिटिव फॉर्म में होता है। यानी हम कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लेकिन जो लिमिटेड एश्योरेंस में हम कंक्लूजन दे रहे होते हैं ये नेगेटिव फॉर्म में होता है। यानी इसमें जो एक्सप्रेशन होती है वो नेगेटिव से स्टार्ट हो रही होती है, नेगेटिव फॉर्म में होती है। जैसे ये देखें, हमने नथिंग से स्टार्ट किया और हमने कहा जी based on our review nothing has come to our attention which causes us to believe that financial statement do not give true and fair view। और ये कंक्लूजन हम रिव्यू के केस में दे रहे होते हैं, ओपिनियन हम ऑडिट के केस में दे रहे होते हैं। अब ओपिनियन या कंक्लूजन, ऑडिट एंड रिव्यू, इसमें डिफरेंट एक्सप्रेशन देने की रीजन क्या है? उसके पीछे है लेवल ऑफ वर्क। लेवल ऑफ वर्क, ऑडिट में हम हमारी एक्टिविटी, वर्क, वेरिफिकेशन ज्यादा होती है और हम ये कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं कि हम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस दे सकते हैं। लेकिन कंक्लूजन या रिव्यू में हमारी एक्टिविटीज या वेरिफिकेशन कम होती है, जिसकी वजह से हम खुद इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते कि हम रीजनेबल कंक्लूजन दे सकें। सो वी एक्सप्रेस लिमिटेड अश्योरेंस, राइट? हम रीजनेबल अश्योरेंस नहीं देते, वी एक्सप्रेस लिमिटेड अश्योरेंस। अब इसमें एक छोटा सा की पॉइंट और समझें, वो ये है कि टू गिव अश्योरेंस यू हैव टू अश्योर योरसेल्फ फर्स्ट। इवन आप प्रैक्टिशनर हैं, जब तक आप खुद को अश्योर नहीं करेंगे आप अश्योरेंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सो देखें, अश्योरेंस, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट है जो जिसने 95% क्लासेस लाइव ली हैं, सारे टेस्ट दिए हैं, मिड दिया है, मॉक दिया है और इसके अलावा मेरे साथ वो डिस्कशन करता रहा है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे जहां जहां उसको कंफ्यूजन थी, एज कंपेयर टू दैट स्टूडेंट जिसने शायद 15-20% क्लासेस ली हैं, कभी उसने मेरे से डिस्कशन भी नहीं की, कोई क्विज मिड या मॉक भी नहीं दिया, और मुझसे पूछें कि जी आप किस स्टूडेंट के ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो पास हो जाएगा, किसके ऊपर आप अश्योरेंस रीजनेबल देंगे, किसके ऊपर अश्योरेंस आप लिमिटेड देंगे, तो डेफिनेटली मैं उस स्टूडेंट के हवाले से रीजनेबल अश्योरेंस दूंगा जिसका मेरे साथ इंटरेक्शन लाइव क्लासेस में रहा
जिसने टेस्ट दिए, मिड दिए, मॉक दिए, एज कंपेयर टू दैट स्टूडेंट जो बिल्कुल ही गायब रहा। सो अश्योरेंस के लिए, अश्योरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए आपने, एक प्रैक्टिशनर ने पहले अश्योरेंस खुद लेनी है। देखिए, अगर मैंने कहना है कि ये चीज ऐसे है, तो पहले मैं खुद भी तो कॉन्फिडेंट हूं ना कि ये चीज वाकई ऐसे है। अगर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है और वो मुझे खुद ही नहीं आता, तो मैं आपको कैसे डिलीवर करूंगा वो कॉन्सेप्ट। इसी तरह प्रैक्टिशनर अश्योरेंस एक्सप्रेस करने से पहले अश्योरेंस अपने आप को अश्योर करता है, अश्योरेंस ऑब्टेन करता है। तो यहां पे आपका प्रैक्टिशनर है, राइट। फर्स्ट ही obtain assurance, then he express assurance, right। तो ये आपका जो साइकिल है वो ऐसे चलेगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। so to obtain the level of assurance which practitioner has या will be expressing, वो डिपेंड करेगा लेवल ऑफ एक्टिविटी पे। अगर प्रैक्टिशनर रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन कर लेता है ज्यादा हार्ड वर्क करके, तो वो रीजनेबल एक्सप्रेस कर देगा। अगर वो लिमिटेड एश्योरेंस ऑब्टेन कर लेता है, हार्ड वर्क कम हार्ड वर्क करके, ज्यादा वर्किंग नहीं करता, तो वो लिमिटेड एश्योरेंस एक्सप्रेस कर लेगा। तो पहले यू हैव टू, एज ए प्रैक्टिशनर, यू हैव टू ऑब्टेन एश्योरेंस, द लेवल ऑफ डिजायर्ड एश्योरेंस बिफोर एक्सप्रेसिंग द डिजायर्ड एश्योरेंस टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, which are shareholders primarily एंड बाकी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो ये अश्योरेंस की आखिरी बात थी जो आप लोगों से करनी थी। चलें जी, यहां से आगे बढ़ते हैं। अश्योरेंस क्लियर है जी? अश्योरेंस के हवाले से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं कि ये जो अश्योरेंस इंगेजमेंट होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी इसमें कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं अश्योरेंस इंगेजमेंट की बात कर रहा हूं। अश्योरेंस इंगेजमेंट में आपका ऑडिट भी इंक्लूडेड है, रिव्यू भी इंक्लूडेड है, और भी बहुत सारी अश्योरेंस इंगेजमेंट्स होती हैं जो आप फाइनल में आप आके पढ़ेंगे, इंशाल्लाह फाइनल में आपको पढ़ाएंगे। तो अश्योरेंस इंगेजमेंट में जो है वो होता है जी, आपके पास पहली पार्टी होती है आपके पास रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? मैनेजमेंट। जैसे हमने बात की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो वो मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर जो है, सब्जेक्ट मैटर जो है इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हर चीज के थोड़े से टेक्निकल नेम्स हैं, ठीक है, ऑडिट के कॉन्टेक्स्ट में, अश्योरेंस इंगेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में। सो सब्जेक्ट मैटर इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी कैसे हैं, कैसे बनाते हैं जी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? मैनेजमेंट ने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाई होंगी? बाय यूजिंग सूटेबल क्राइटेरिया, बाय यूजिंग सूटेबल क्राइटेरिया, जिसको हम एक और नाम भी दे रहे थे, तो बता सकते हैं क्या नाम दे रहे थे? एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बिल्कुल ठीक है जी। सो मैनेजमेंट या रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल
for subject matter which are financial statements. ऑडिट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है. कोई और अश्योरेंस एंगेजमेंट होगी तो उसका सब्जेक्ट मैटर चेंज भी हो सकता है. सिर्फ एक हल्का सा स्नैपशॉट देने के लिए बता रहा हूं, थिंग्स विच आर कमिंग इन योर फाइनल पेपर, कि जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन होती है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो जाके ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं या इन्वायरमेंट को डैमेज करती हैं, इसके ऊपर भी एश्योरेंस एंगेजमेंट दी जाती है. तो वहां पे सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? ग्रीन हाउस गैस इमिशन रिपोर्ट. तो जिस चीज के ऊपर एश्योरेंस दी जा रही है वो सब्जेक्ट मैटर है. इस क्लास का सब्जेक्ट मैटर है कैफेट. ठीक है जी. आप लोग इसके बाद उठे और किसी दोस्त ने कॉल कर दी कि आ जाए फलान रेस्टोरेंट पे, तो वहां पे क्या करते हैं? इफ्तार करते हैं. तो उस गैदरिंग का सब्जेक्ट मैटर होगा इफ्तार. तो सब्जेक्ट मैटर वो एरिया है, वो स्टेटमेंट्स हैं, वो सब्जेक्ट है जिसकी वजह से सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं. ठीक है जी. तो हमारी क्लास का सब्जेक्ट मैटर कैफेट है, ऑडिट का सब्जेक्ट, इस क्लास का सब्जेक्ट मैटर कैफेट है, और इसके अलावा आपके ऑडिट का सब्जेक्ट मैटर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. राइट. अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट, जिसने सूटेबल क्राइटेरिया अप्लाई किया और सब्जेक्ट मैटर बना दिया. राइट. सब्जेक्ट मैटर बना दिया. अब क्या होगा जी? अब आ जाएंगे जी यहां पे इसको आप कह लें इंटेंडेड यूजर्स, और ब्रैकेट में हम इसको लिख देते हैं शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स ने क्या किया? दे इंगेज्ड प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर कौन हो गया जी? हमारी एंगेजमेंट में, ऑडिट एंगेजमेंट में ऑडिटर हो गया. इन्होंने इंगेज किया जी, इंगेज किया, या हम लिख देते हैं जी इंगेज्ड, या चले इंगेज्ड ही लिख देते हैं. प्रैक्टिशनर, और प्रैक्टिशनर ने क्या किया? प्रैक्टिशनर ने या ऑडिटर ने सब्जेक्ट मैटर का ऑडिट किया, और ऑडिट करने के बाद अश्योरेंस रिपोर्ट दे दी. सो दे कंडक्टेड ऑडिट एंड इशूड अश्योरेंस रिपोर्ट, जो हमारे केस में होगी ऑडिटर्स रिपोर्ट. और जो टेक्निकल टर्म है इसके लिए वो अश्योरेंस रिपोर्ट होती है, क्योंकि अश्योरेंस रिपोर्ट बहुत सारी टाइप्स की हो सकती है. और ये अश्योरेंस रिपोर्ट किसके पास चली गई? अगेन इंटेंडेड यूजर्स के पास. और इस इंटेंडेड यूजर्स में आपके शेयर होल्डर्स भी होंगे और अदर स्टेक होल्डर्स भी होंगे. प्रैक्टिशनर जो है, जब ये ऑडिट कर रहा है, तो ऑडिट करते हुए ये एविडेंस कलेक्ट करता है. ठीक है जी. एविडेंस, सबूत. देखिए, अगर आप ऑडिटर हैं, आपने ये कहना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली बनी है, तो उसके लिए आपके पास कोई एविडेंस होना चाहिए ना. आप विदाउट एविडेंस तो बात नहीं करेंगे. सो यू नीड टू प्रेजेंट सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस, यू नीड टू गैदर सम सॉर्ट ऑफ एविडेंस. क्योंकि मैंने अभी बात की थी कि अश्योरेंस एक्सप्रेस करने के लिए अश्योरेंस ऑब्टेन करना भी जरूरी है. तो वो अश्योरेंस जो आप ले रहे होंगे एज प्रैक्टिशनर, वो ऑडिट एविडेंस की फॉर्म में ले रहे होंगे. तो ऑडिट एविडेंस आप गैदर करेंगे,
फिर उसके ऊपर आप बेस बनाएंगे अपनी रिपोर्ट। अब ऑडिट एविडेंस क्या होगा? ऑडिट एविडेंस ये होगा कि जो जो आपने काम किया है उस काम का आप एविडेंस अपने पास बनाते जाएंगे। जैसे लेट से आप कहते हैं जी मैंने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को चेक किया। कैसे चेक किया वो लिख लेंगे अपने पास। आप कहेंगे मैंने बैंक अकाउंट्स को चेक किया। आप कहेंगे मैंने स्टॉक को चेक किया, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। आप कहेंगे मैंने डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट की, मैंने इंपेयरमेंट टेस्टिंग की, मैंने कंसोलिडेशन को चेक किया, गुडविल को रिकैलकुलेट किया। ये सारा कुछ आप लिखते जाएंगे, ये आपका एविडेंस होगा। ऑडिट एविडेंस के ऊपर हमारा पूरा चैप्टर है जो हम डिस्कस करेंगे, राइट? चैप्टर है जो आप डिस्कस करेंगे। तो ये होते हैं जी, इसे कहते हैं जी एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो इसका पूरा नाम है एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो ये आपके सामने इसके एलिमेंट्स हैं। 3 पार्टीज होती हैं इसमें, मिनिमम 3 पार्टीज होती हैं, राइट? एक आपका प्रैक्टिशनर होता है, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर्स एंड प्रैक्टिशनर। तो मिनिमम 3 पार्टीज होती है इसमें, तब ये आपकी अश्योरेंस एंगेजमेंट बनती है। अगर 3 पार्टीज नहीं होंगी, अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं होगी। आप किसी एक पार्टी को इसमें से निकाल लें, आपकी अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं बन सकती। तो इसमें मिनिमम 3 पार्टीज होती है। चलें अब आए इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। ये देखें जी, हमने अश्योरेंस एंगेजमेंट से ही अपनी डिस्कशन कंटिन्यू की। An engagement in which practitioner aim to obtain sufficient evidence in order to express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than responsible party about the subject matter information that is outcome। अच्छा, ये वाली बात जो है इसको भी इग्नोर करें यहां तक। वो कहता है जी प्रैक्टिशनर कौन है, या अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है जिसमें प्रैक्टिशनर अपना ओपिनियन या कंक्लूजन एक्सप्रेस करेगा ऑन दी सब्जेक्ट मैटर, राइट? अच्छा, अब अश्योरेंस एंगेजमेंट के एलिमेंट्स देखेंगे। प्रैक्टिशनर कौन है? जैसे ऑडिटर है, इंडिविजुअल प्रोवाइडिंग सर्विसेज that will review the subject matter and provide assurance, for example audit firm in a statutory audit। ये जो ऑडिट हम पढ़ रहे हैं ये स्टैट्यूटरी ऑडिट है ना, ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ। तो वो कह रहा है जी ये ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ जो है, इसमें जो फर्म होगी, ऑडिटर होगा, वो प्रैक्टिशनर होगा। रिस्पॉन्सिबल पार्टी, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्जेक्ट मैटर सच एज डायरेक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू बी ऑडिटेड। तो डायरेक्टर एंड मैनेजमेंट। intended users, the persons or class of person for whom the practitioner prepares assurance report, जैसे कि shareholders। Subject matter, this is the data such as financial statements that have been prepared by the responsible party for the practitioner to evaluate। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। कैश फ्लो फोरकास्ट फाइनल में पढ़ेंगे आप, रिव्यूड बाय प्रैक्टिशनर। तो इसकी एग्जांपल उसने फाइनल लेवल वाली दी हुई है। आई कैप में भी यही एग्जांपल, ठीक है? तो आपके केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सुटेबल क्राइटेरिया, IFRS कंपनी लॉ, evidence information used by practitioner in arriving at the conclusion on which their opinion is based, this must be sufficient and appropriate। and assurance report, जो assurance जो है प्रैक्टिशनर इशू करेगा वो रिपोर्ट में करेगा। तो अश्योरेंस रिपोर्ट में प्रैक्टिशनर की ओपिनियन होगी। चैप्टर 14 में हम पढ़ेंगे कि अश्योरेंस रिपोर्ट क्या होती है। चलें इसकी रीडिंग करें और ये आपने मेमोराइज करना। इट इज योर M सेक्शन।
ठीक है जी, क्लियर। अब हमारे एग्जामिनर का थोड़ा सा मसला है, जो बुक लिखता है वो क्या करता है, फाइनल का कॉन्सेप्ट उठाता है और उसमें से सारी चीजें जो है वो कॉपी पेस्ट कर लेता है, कहीं से कुछ करता है कहीं से कुछ नहीं करता। ठीक है, अब ये जो उसने बात लिखी हुई है ना, जो मैंने क्रॉस करवाई है, ये अगर उसने ये बात करनी थी तो यहां पे भी उसको पूरी बात करनी चाहिए थी। यहां ये जो उसने एलिमेंट लिखे हुए हैं ये इनकम्प्लीट है, इसमें दो तीन चीजें और भी होती हैं। तो आपके लेवल पे आई वुड सजेस्ट कि आप इस लाइन को काट दें। राइट, अभी इसको क्रॉस कर दें, मैं एक क्वेश्चन करा लूं, फिर हम देखते हैं इसका क्या करना है। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को समझना चाहेंगे तो फिर ये जो मैंने टीचर नोट्स ऐड किए हुए हैं, आपको ये टीचर नोट समझने पड़ेंगे। अब देखें, इसमें आपको कुछ एडिशनल पार्टीज नजर आ रही हैं। आपको मेजरर या इवेल्युएटर नजर आ रहा है, आपको सब्जेक्ट मैटर और सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन का फर्क नजर आ रहा है। ठीक है, और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये तीन पार्टीज ऐड हो गई, ये तीन डिफरेंट होगी। यानी वहां पे सिर्फ सब्जेक्ट मैटर था, क्राइटेरिया भी रिमूव कर देते, वहां सिर्फ सब्जेक्ट मैटर था, यहाँ सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन आ गया। अब ये तब समझ आता है, ये स्टेटमेंट तब समझ आती है, ये जो लिखी हुई है, जब आप इसको देखते हैं, पिक्चर को देखते हैं। तो अभी आप इस पिक्चर को भी इग्नोर करें और इस स्टेटमेंट को भी इग्नोर करें और मेरे साथ आए क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन बैंक में आए और जरा पहले समझ लें कि क्वेश्चन बैंक जो है ये किस तरह से ऑर्गेनाइज है। जब आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो देखें, क्वेश्चन बैंक आपका चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर और उसके बाद सेक्शन वाइज है। जैसे 1.1 सेक्शन जो है ये जनरल या बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। राइट, तो इसमें जो एक क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है बैक इन 2020, ये पूछा हुआ है जी, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट, 4 मार्क्स। यही जो हमने अश्योरेंस एंगेजमेंट पढ़ी है। तो आए जी देखते हैं एग्जामिनर ने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया होगा। ये आ गया जी, तो उसने एक्सप्लेन किया हुआ है जी। अच्छा, वो शायद लैग इसलिए होगा क्योंकि मैंने जरा तेजी से उसको वो कर रहा था, आपको स्क्रॉल डाउन कर रहा था। अभी ठीक हो जाएगा। बेहतर हुआ है जी लैग। ये देखें जी, मैं ए टाइप कर रहा हूं तो आप ए नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, चले चले जी। अब देखिए जी, उसने एश्योरेंस एंगेजमेंट, एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट लिखा है, 3 पार्टी रिलेशनशिप होना चाहिए, कंसिस्ट ऑफ प्रैक्टिशनर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर। सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, द डाटा सच एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी फॉर प्रैक्टिशनर टू इवैल्यूएट। एविडेंस होना चाहिए, information used by practitioner in arriving the conclusion on which their opinion is based. This must be sufficient and appropriate. इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अश्योरेंस रिपोर्ट होनी चाहिए, द रिपोर्ट कंटेनिंग प्रैक्टिशनर ओपिनियन। तो आपने इतना ही तैयार करना है जितना अभी मैंने आपको बताया है। ये इसकी जो स्टेटमेंट अभी इसने लिखी हुई है ये वाली, इसको आप क्रॉस कर दें अपनी बुक में, ये क्रॉस कर दें ये स्टेटमेंट, और ये भी आपने रेफर नहीं करना। एंड पे जाके जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर इसको एक दफा देख लीजिएगा, समझ आ जाएगा तब तक। अभी आप इसको इग्नोर करें।
चले जी, आपको एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। अभी मैं आपसे 2-3 और बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा। ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी थोड़ी बेसिस बन जाए, ताकि जब मैं इन बेसिस पे आपसे थोड़े एडवांस एरियाज डिस्कस करूं तो फिर आपको अजीब ना लगे कि ये मैं क्या बात कर रहा हूं। चले जी, मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं और कॉन्सेप्ट के हवाले से एक बेसिक सी एग्जांपल दूंगा, और उस बेसिक एग्जांपल के साथ आप लोगों ने मुझे बताना है कि उसका आंसर क्या है। ठीक है जी। ये एक रोड है जी, पाकिस्तान की जिस तरह रोड होती है, और ये 2 वे रोड है, 1 वे नहीं है। एक कार यहां से आ रही है और यहां से आप ड्राइव करते हुए जा रहे हैं। दिस इज यू, दिस इज समवन एल्स। ये ऑपोजिट साइड से कार आ रही है, आपके सामने एक और कार है जी। फोकस करिएगा जरा, यहां पे कार 1 है, ये कार 2 है। आप बड़ी जल्दी में, बड़ी मुश्किल से आपको इफ्तार मिला है, तो आपने इफ्तार पे पहुंचना है। तो यू वांट टू ओवरटेक दिस कार, और एक ऑपोजिट से भी गाड़ी ऑपोजिट साइड से भी गाड़ी आ रही है, और रोड इतना है कि एक वक्त में एक ही गाड़ी इससे गुजर सकती है। तो अब आपने देखना है कि आप इसको सक्सेसफुली ओवरटेक भी कर लें, यानी ये डबल रोड है, एक साइड पे एक गाड़ी, आपको ऑपोजिट लाइन पे आना पड़ेगा इसको ओवरटेक करने के लिए। कार सोच लें, बाइक सोच लें, और आप अगली गाड़ी को हिट भी ना करें। क्या आप जब ओवरटेक करते हैं गाड़ी को, बाइक को, तो फौरन ही ओवरटेक करने से पहले अपना लैपटॉप निकालते हैं, उस पर कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हैं कि जी मैं 80 की स्पीड पे जा रहा हूं, अगली मेरे से जो गाड़ी जा रही है वो 50 की स्पीड पे जा रही है, जो गाड़ी सामने से आ रही है वो 100 पे आ रही है, अगर मैं इतनी देर में क्रॉस करके गुजर जाऊं तो आई विल नॉट हिट द अपोजिट कार, या कार कमिंग ऑन ऑपोजिट रोड। तो क्या आप ये कैलकुलेशन करते हैं, या आप किसी और चीज का यूज करते हैं जो आपको ये बताती है कि जी आप यहां से जो है क्रॉस कर जाए? तो फिर क्या वो चीज होती है जो आपको बताती है कि अब आपको क्रॉस करना चाहिए, ओवरटेक करना चाहिए, अब आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए? ये रोड है जी। अंदर से आवाज आती है, अच्छा जी, अंदर से आवाज आती है। अंदर की आवाज ना कभी मरवा देगी। अपना दिमाग लगाते हैं, सिचुएशन इवेल्युएट करते हैं। फैजान साहब, आपके पास इतना टाइम होता है तो स्प्लिट सेकंड में डिसीजन हो रहा होता है। चले, एटलीस्ट आंसर आया, क्लोज है। और बताएं जी, और बताएं। चले, इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूं। आपने सक्सेसफुली टेक ओवर किया, ट्रैफिक रूल को देखते हैं। अच्छा, रूल आपको कहते हैं कि आप ओवरटेक करें या ना करें। रूल तो लिखा होता है बहुत सारे रोड्स पे कि ओवरटेकिंग इज नॉट अलाउड, और हम वहीं पे ओवरटेक कर लेते हैं। सामने वाले को देख लेते हैं कि स्पीड में है कि नहीं। अच्छा, सामने वाले की स्पीड पता चल जाती है। चले चले, इसको हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल में एक्सटेंड करते हैं। आप जी यहां से बच गए और आप पहुंचे रेस्टोरेंट। वहां पे जी आप 4 पर्सन है और आपने करना है इफ्तार। ये बूफे नहीं है, ठीक है, ये है जी अला काटे। आपने खुद ऑर्डर करना है, आप लोगों ने करना है इफ्तार। क्या इफ्तार का ऑर्डर देने से पहले आप सब लोग अपनी अपनी कोई भूख का लेवल मेजर करते हैं? कहते हैं जी इसको इतनी भूख लगी हुई है, इसको इतनी लगी हुई है, ये जो है इस टाइम वैसे जानवर बना हुआ है, तो हम क्या करें कि हमें भूख के अकॉर्डिंगली इतना खाना ऑर्डर करना चाहिए? या ऑर्डर करते हुए कोई और चीज होती है जो आपको गाइड कर रही होती है कि अच्छा जी हम ये चीजें ऑर्डर करेंगे तो सब अच्छे से इफ्तार कर लेंगे? क्या करते हैं? हाउ डू यू ऑर्डर? या इसको बेहतर कर लेते हैं, हाउ मच फूड
टू बी ऑर्डर्ड। अभी तक वो वर्ड मैंने आपके दिमाग, अब आपके मुंह से सुनना है या चैट बॉक्स पे देखना है। मैंने 2 एग्जांपल दे दिए हैं, अभी तक वो वर्ड मेरे सामने नहीं आया। पता नहीं, सभी खुद ब खुद हो जाता है। देखिए ना, यही तो बात है, इसी तरफ ही आना है कि जो खुद ब खुद हो जाता है। ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है। चले, अगर एग्जाम्पल 2 भी समझ नहीं आई तो एग्जाम्पल 3 में आ जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3 में आ जाते हैं। आप लोगों ने सुबह की क्लास पढ़ी होगी, लेट से आपकी फर्स्ट क्लास है सुबह 8 AM। 8 AM, रीच कॉलेज एट 8 AM। आप घर से निकलते हैं, आगे रास्ते में बहुत इवेंचुअलिटीज होती हैं, सिग्नल्स भी हैं, ट्रैफिक भी है, और मे बी रेन हो सकती है, रश हो सकता है, लेकिन फिर भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम 8 बजे सुबह पहुंच जाते हैं। आप 10 अपने घर के डिस्टेंस के मुताबिक 10, 15, 20 मिनट्स पहले निकलते हैं। तो क्या आप पहले बैठ के सारी कैलकुलेशन करते हैं, वेदर फोरकास्ट देखते हैं, फिर आप देखते हैं कि आज ट्रैफिक रिपोर्ट देखूं मैं, ट्रैफिक क्या होगी, फिर आप कहते हैं अच्छा मैं कौन सा आज रूट लूं, किस पे ट्रैफिक कम है, राइट? क्या मैं एवरेज बाइक की स्पीड रखूं, 60 पे जाऊं, 50 पे जाऊं, ये सब करते हैं आप? या कोई और चीज होती है जो आपको बताती है नहीं आप 20 मिनट्स पहले निकलेंगे, आप इजीली पहुंच जाएंगे? तो इन सब के पीछे एक चीज है, एक वर्ड है, राइट? एक वर्ड है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी सिम्टम्स देखता है, राइट? सिम्टम्स देखता है और वो कहता है कि जी आपको ये इन्फेक्शन हुआ हुआ है, विदाउट एनी टेस्ट रिपोर्ट्स। या आप एक अच्छे क्रिकेटर हैं, बाबर आजम को फॉलो करते हैं या खुद क्रिकेटर है, आपको कैसे पता चलता है कि ये बॉल जो है ये इस स्पीड पे आ रही है, मैं अपने बैट को इस स्पीड के से इसके साथ फ्लिक करूंगा तो ये 4 हो जाएगा? चले, करीब पहुंच गए, एक्सपीरियंस, ठीक है। इस सब के पीछे देखें एक वर्ड है जो आप लोग जिस तक पहुंच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वो वर्ड है जजमेंट। जजमेंट, ठीक है जी, जजमेंट। आपको ड्राइविंग जब आप बार बार करते हैं, किसी आप न्यू ड्राइवर को बिठा दें, उससे पहले दिन तो गाड़ी नहीं ड्राइव होनी, आहिस्ता आहिस्ता ड्राइव करके उसकी जजमेंट इतनी डेवलप हो जाती है कि वो कर लेता है ओवरटेक। इसी तरह आप खाना ऑर्डर कर करके इतने काबिल हो जाते हैं कि आप पूरी बारात को भी मैनेज कर लेते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम खाना ऑर्डर कर रहे हो तो 4 लोग भी मैनेज ना हो आपसे, तो ओवर द पीरियड आपकी जजमेंट एस्टेब्लिश हो गई। आप पहले दिन कॉलेज आते हैं, या लेट आ जाते हैं या ज्यादा जल्दी आ जाते हैं, लेकिन 8-10 क्लासेस के बाद आपकी रूटीन ऐसी सेट हो जाती है तो आपको पता होता है कि मैंने इस रूट से जाना है, इतना टाइम पहले जाना है, मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा। तो इस सब के पीछे क्या है जी? इस सब के पीछे जजमेंट, जजमेंट, ठीक है। यही जजमेंट जो है वो ऑडिटर ने भी यूज करनी है, और ऑडिटर जो है जब इस जजमेंट को यूज करता है तो हम इसको कहते हैं प्रोफेशनल जजमेंट। जब पहले दिन आप ऑडिट करने जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी कि आपने करना क्या है। आहिस्ता आहिस्ता ऑडिट्स करेंगे, डिफरेंट क्लाइंट्स पे जाएंगे, तो ये स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, ये स्किल आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। सो जजमेंट आपके पास कैसे आएगी? जजमेंट आने के 3 डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं। पहला रूट, जिसके लिए आप इधर बैठे हुए हैं, यू आर गेनिंग नॉलेज टू ऑब्टेन प्रोफेशनल जजमेंट। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा, जब तक आपको पता नहीं होगा कि गाड़ी क्या कि ब्रेक सिस्टम कैसे काम करती है, आप ड्राइवर तो नहीं बन सकते। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो सामने सिग्नल है, इसके रेड पे मुझे चलना है कि ग्रीन पे चलना है,
आप ड्राइवर नहीं बन सकते। इसी तरह आप ऑडिटर नहीं बन सकते और आप प्रोफेशनल जजमेंट नहीं यूज कर सकते जब तक आपके पास नॉलेज ना हो। और नॉलेज के लिए आप AFC, कैफ, CFAP, MSA1 ये सारे आपको नॉलेज बेस प्रोवाइड करते हैं टू रीच एट दिस डेस्टिनेशन। सो नॉलेज कहां से आ रहा है आपके पास? थ्रू कोचिंग। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट होता है जी, नॉलेज के बाद अगर आपको हम ट्रेन ना करें तो आपकी जजमेंट नहीं आएगी आपके पास। ट्रेनिंग, आप ड्राइवर को सिखा दें, उसको रटवा दें, क्रैमिंग करवा देंगे कि गाड़ी ऐसे चलती है, लेकिन उसके साथ बैठ के उसको गाड़ी चलाना सिखाए ना, तो कभी भी वो एक जजमेंट के लेवल तक पहुंच ही नहीं सकता, ओवरटेक करने के लेवल तक। आपको थियोरेटिकल में पढ़ाता जाऊं कि जी इतनी बारात आए, इतने लोग हों, इतना एक बड़ा इवेंट हो रहा हो, उसमें इतने मेल फीमेल हो, इतने बच्चे हो, तो इस तरह खाना ऑर्डर करना है, इस तरह देखना है, इस तरह मैनेज करना है। जब तक मैं आपको फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं दूंगा, आप प्रोफेशनल जजमेंट के लेवल तक नहीं पहुंच सकते। राइट? तो ट्रेनिंग, ट्रेनिंग फिर आपकी रखी है हमने आपको एक अच्छा ऑडिटर बनाने के लिए। आपके जो आर्टिकल्स होते हैं, मैंडेटरी आर्टिकल्स, ठीक है जी, ये आपने ट्रेनिंग ले ली। अल्टीमेट डेस्टिनेशन है आपकी प्रोफेशनल जजमेंट तक पहुंचना। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल कंट्रीब्यूट करता है प्रोफेशनल जजमेंट के लेवल तक पहुंचने के लिए, वो है एक्सपीरियंस। जब तक आप बार बार ऑडिट नहीं करेंगे, नए क्लाइंट्स नहीं लेंगे, पुराने क्लाइंट्स को नहीं देखेंगे, आप प्रोफेशनल जजमेंट की लेवल तक नहीं पहुंच सकते। आप फिर एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, आपका प्रोफेशनल जजमेंट का लेवल इंक्रीज होता जाता है। सो ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर ऑडिट में प्रोफेशनल जजमेंट यूज करता है। जैसे अभी एक स्टूडेंट कह रहे थे कि अंदर से आवाज आती है, दिल से आवाज आती है ये करना है। तो ऑडिटर भी जब देख रहा होता है ना कंपनी को, तो उसके भी दिल से आवाज आती है कि इस कंपनी के रेवेन्यूज में प्रॉब्लम है। फंडामेंटल्स भी होते हैं, लेकिन दिल से भी आवाज आती है। आप भी जब ओवरटेक करते हैं तो आप अंदर से आपको आवाज आती है कि जी आई विल सेफली ओवरटेक दिस कार। वो जो आवाज आती है वो जमीर की आवाज बिल्कुल नहीं होती, वो इस प्रोफेशनल जजमेंट की आवाज होती है कि आपने इतनी अच्छी अपने अंदर स्किल बिल्ड किए होते हैं, आपके पास नॉलेज होता है, आपके पास ट्रेनिंग होती है, आपके पास एक्सपीरियंस होता है कि आप उसको यूज करके प्रोफेशनली एक जजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ऑडिटर जब जाएगा क्लाइंट पे तो उसको पता चल जाएगा कि ये कंपनी नहीं चलनी, उसको पता चल जाएगा इस कंपनी के रिपेयर एंड मेंटेनेंस में प्रॉब्लम है। कैसे वो करेगा? वो यूज करेगा अपनी जजमेंट। वो देखेगा कि यहाँ पे मुझे मटीरियलिटी लेवल क्या रखना चाहिए, क्या इन लोगों के लिए 1 लाख रुपया मटीरियल है कि 10 लाख मटीरियल है, इसमें वो जजमेंट यूज करेगा। वो देखेगा मुझे काम कितना करना चाहिए यहाँ पे, क्या मुझे 100 ट्रांजेक्शन को ऑडिट करना चाहिए या 1000 को करना चाहिए, उसमें भी वो जजमेंट यूज करेगा। वो देखेगा मुझे एविडेंस फाइलें कितनी इकट्ठी करनी चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना चाहिए, उसके लिए भी वो एविडेंस कलेक्ट करेगा और उसके लिए भी वो जजमेंट यूज करेगा। तो प्रोफेशनल जजमेंट का बड़ा वाइड स्प्रेड यूज है आपके ऑडिट में। सो जजमेंट जो है वो आप डेली बेसिस पे हजारों चीजों में अप्लाई कर रहे होते हैं। आप रूटीन में, अपनी डे रूटीन में ये स्किल को 10 से 15 20 दफा आप अप्लाई कर रहे होते हैं, जो जजमेंट का स्किल है। तो यही स्किल आपको सिखाना है और ऑडिट में अप्लाई करवाना है। इसको मैं आपको बुक से दिखा दूं, प्रोफेशनल जजमेंट। हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे। ये बीच में से थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट मटेरियल आया जिसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये वाला जो है, ये सेक्शन 4 जो है, इसकी कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्किप किया। तो नॉर्मली हम बहुत ज्यादा स्किपिंग नहीं कर रहे होते। जो इससे पीछे सेक्शन 3 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद ये सेक्शन 3 मैं आपको करवाऊंगा। ये है कंपनी की अपॉइंटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट एज पर कंपनीज एक्ट। यानी ऑडिटर्स ऑफ कंपनीज
हाउ टू अपॉइंट ऑडिटर फॉर कंपनीज, उसके लिए कंपनीज एक्ट की ये सेक्शंस हैं, ये मैं आपको इसके बाद करवाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बुक में दो जगह पे लिखे हुए, एक जो अभी हम इनिशियल 2-3 पेजेस देख रहे थे, उसके बाद सेक्शन आपका 5, सेक्शन 5 में, ठीक है। और सेक्शन 5 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है प्रोफेशनल जजमेंट। तो ऑडिट में हम जो टूल्स यूज करते हैं, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं, उसमें पहला कॉन्सेप्ट है प्रोफेशनल जजमेंट। आइए इसको रीड करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ रेलिवेंट ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस within the context provided by auditing, accounting and ethical standards in making informed decision. So professional judgment अप्लाई करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप कहते हैं कि जी मैंने प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई की लेकिन मैंने डिसीजन ही नहीं लिया, ओवरटेक नहीं किया, या मैंने जाके खाना ही ऑर्डर नहीं किया, या मैंने इसके अलावा आना नहीं था कॉलेज में क्लास लेने बट मैंने प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई की, वो नहीं। प्रोफेशनल जजमेंट आप इसलिए अप्लाई करते हैं व्हेन यू टेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन करना, जो भी एक्शन लेना हो, दैट आर अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो प्रोफेशनल जजमेंट हम यूज कहाँ करते हैं, कौन कौन से एरियाज? मटीरियलिटी में यूज करते हैं, और एक कॉन्सेप्ट होता है रिस्क, ऑडिट रिस्क। इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं कि व्हाट इज ऑडिट रिस्क, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसमें हम जजमेंट यूज करते हैं, हम जजमेंट यूज करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने में। ऑडिट प्रोसीजर्स है हमारी एफर्ट्स, हमारी एक्टिविटीज जो जाके हमने वेरिफिकेशन करनी है, उसको ऑडिट प्रोसीजर्स कहते हैं। जैसे आप जाके कहेंगे बैंक स्टेटमेंट मुझे दिखा दें, मैं इसको चेक कर लूं ठीक बनी है कि नहीं बनी, ये ऑडिट प्रोसीजर है। आप लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी की जो वैल्यूएशन चेक करते हैं इन्वेंट्री की, ये भी ऑडिट प्रोसीजर है। तो कितने ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करने? 3-4 चैप्टर्स हैं, पढ़ेंगे सारे। और ऑडिट एविडेंस क्या लेना है, क्या ऑडिट एविडेंस हमारे पास प्रॉपर रिसीव हो गया, राइट? इसको भी फर्दर अभी मैं इसी चैप्टर में ही एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ी सी ओवरलैपिंग चीजें होती हैं शुरू शुरू में। इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट जजमेंट इन अप्लाइंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। याद करें जब मैंने आपको बताया था ट्रू एंड फेयर, तो फेयर में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है तो मैनेजमेंट जजमेंट भी अप्लाई करती है, राइट? तो जो मैनेजमेंट जजमेंट अप्लाई कर रही है, मैनेजमेंट जो जजमेंट अप्लाई कर रही है, उसकी इवैल्यूएशन भी हम अपनी जजमेंट को यूज करके करते हैं। जजमेंट जजमेंट से ही इवैल्यूएट हो सकती है, ठीक है। जजमेंट को ऑडिट करने के लिए जजमेंट अप्लाई करनी पड़ती है। ड्राइंग कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस, एंड में जब हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि सब कुछ ठीक है, एस्टिमेट्स ठीक है, तो वो हम फिर उसके लिए भी जजमेंट अप्लाई करेंगे। इसको जरा रीड करें जी, रीड करें और देखें इसमें आपको कोई कंफ्यूजन है, और ये आपने मेमोराइज करना, ये डेफिनेशन भी और ये भी। 1 मिनट दें इसको रीड करें।
क्लियर जी? प्रोफेशनल जजमेंट, इसको बहुत ज्यादा हम इस वर्ड को बार बार रिपीट करेंगे और कहीं पे भी फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि ये क्या होती है प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स याद रखनी है, खाने पीने वाली, ओवरटेक करने वाली और ये सारी। चलें, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट प्रोफेशनल जजमेंट के बाद। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि आपके ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है। चले आप मुझे बताएं, आपका कैफ 8 में बैठने का ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा टाइम गुजारना, घर वालों को ये बताना कि देखिए मैं तो क्लासेस पढ़ रहा हूं, पैसे वेस्ट करना, क्या ऑब्जेक्टिव है? कैफ 8 में बैठने का क्या ऑब्जेक्टिव है? टू पास कैफ 8। ठीक है, तो आपका कैफ 8 का रिस्क क्या हो सकता है? रिस्क ऑफ कैफ 8 क्या हो सकता है? कि कैफ 8 पास ना हो, फेल। सो फेलियर इज योर रिस्क विद रिस्पेक्ट टू कैफ 8। तो आपका ऑब्जेक्टिव है कैफ 8 का पास होना, कैफ 8 ऑब्जेक्टिव है पास करना, और रिस्क है कि ये कहीं फेल ना हो जाए। अब इसको अप्लाई करें ऑडिट पे। ऑडिट का क्या ऑब्जेक्टिव है? लेक्चर नंबर 1 या 2 में हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन, टू एक्सप्रेस ओपिनियन। यही करना है ना आपने, ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है ना, और बताना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली बनी है कि नहीं बनी। दिस इज योर ऑडिट ऑब्जेक्टिव। ये जो आप ओपिनियन एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, इसके अंदर यहां पे एक साइलेंट वर्ड है जो कि दैट मेक्स सेंस कि वो यहां पे है, और वो है एप्रोप्रिएट। आप गलत ओपिनियन देने तो नहीं जा रहे ना, ये कभी भी यूज नहीं होगा यहां पे वर्ड एप्रोप्रिएट ओपिनियन। लेकिन ये यहां पे है कि आप जब ओपिनियन देने जा रहे हैं एक लिस्टेड कंपनी के 100,000 यूजर्स को, तो आप एप्रोप्रिएट ओपिनियन देने जा रहे हैं ना। तो योर ऑडिट ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस एप्रोप्रिएट ओपिनियन। ठीक ओपिनियन एक्सप्रेस करें, ये आपकी पूरी कोशिश होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ओपिनियन ठीक हो, ये भी हम बात कर चुके हैं। बट आपका ऑब्जेक्टिव तो यही है ना। जैसे आप सीए में बैठे हैं, खुदा ना खासा कोई पेपर फेल भी तो हो सकता है ना। ऑब्जेक्टिव इज टू पास, बट गारंटी तो नहीं है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव, ऑडिट ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस एप्रोप्रिएट ओपिनियन। सो ऑडिट रिस्क क्या होगा? लिंक करें ऊपर वाली एग्जांपल के साथ। ऑडिट रिस्क क्या होगा? ऑडिट रिस्क क्या होगा? ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सप्रेस appropriate opinion. Audit risk is risk of inappropriate opinion. अब देखिए, जैसे रिस्क है फेल होना, तो फेल अब किस रीजन की वजह से हो सकते हैं, होते हैं? कोई एक रीजन होती है, मल्टीपल रीजंस होती है ना। क्लासेस नहीं ली हो, टेस्ट ना दिए हो, फोकस ना रहे हो, टीचर ने अच्छा ना पढ़ाया हो। वैसे तो एंड पे यही आपकी प्राइमरी रीजन बनती है कि टीचर ही नहीं अच्छा मिला, वरना हमने पास कर देना था। रियलिस्टिकली स्पीकिंग मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। पेपर ना अच्छा हुआ हो, पेपर वाले दिन तबीयत ना ठीक हो, रिवीजन अच्छी कर सके हो, तो अगर आपका जो रिस्क है कैफ 8 के हवाले से, उसके अराइज होने की जो रीजंस हैं वो मल्टीपल होती है। इसी तरह ऑडिट रिस्क जो है वो है रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, यानी कि आप ओपिनियन ही ठीक ना दे रहे हो, तो उसके पीछे भी मल्टीपल रीजंस होती हैं, एक रीजन नहीं होती है, बहुत ज्यादा रीजंस होती है। और वो क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए
कि ऑडिट रिस्क जो होता है इट इज रिस्क ऑफ इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, यानी ऑडिटर जब ओपिनियन दे रहा हो तो वो ओपिनियन ही ठीक ना हो, वो इनअप्रोप्रिएट हो जाए किसी वजह से और यूजर उसकी वजह से मिसगाइड हो जाए। यानी आप कहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, असल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू हो ना, या ऑल्टरनेटिवली ये हो सकता है कि आप कहें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और असल में ट्रू एंड फेयर व्यू हो। यानी आई कैप आपको पास कर दे, असल में आप फेल हो, या आई कैप आपको फेल कर दे और एक्चुअली आप पास हो। ठीक है, तो ये आ जाएगा एग्जामिनर का रिस्क। तो इसी तरह ये ऑडिट रिस्क होता है। ऑडिट रिस्क का बिल्कुल ब्रीफ सा यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। ऑडिट रिस्क की बड़ी डिटेल डिस्कशन आएगी आपकी चैप्टर 3 में। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे इसका एक वर्ड यूज हो रहा है, एक दो दफा ये टर्म यूज हो रही है। तो आप ये ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन को पढ़ लें और सिर्फ यहां तक पढ़ लें। ये यहां से ऑनवर्ड जो है ये हम चैप्टर 3 में सीखेंगे कि ये क्या चीज है। ये डेफिनेशन याद कर लीजिए, इसको आपने मेमोराइज कर लेना। क्लियर जी? चले जी, सम अप कर लेते हैं जी, सम अप कर लेते हैं। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज आपको पता होना चाहिए कि अश्योरेंस इंगेजमेंट के एलिमेंट्स कितने होते हैं और हर एलिमेंट का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। 1 से 2 दफा ये टेस्ट हो चुका है, आगे भी टेस्ट हो सकता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट विच इज प्रोफेशनल जजमेंट, और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑडिट रिस्क। और एक क्वेश्चन हमने किया था, उस क्वेश्चन को जरा दोबारा जाके देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल यहीं से कुछ कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चले दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।